हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका स्किल टेस्ट 16 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसमें ग्रेड सी में बोला गया था, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया था। लेकिन हम इस डिक्टेशन को 3 अलग अलग स्पीड में डाल रहे हैं ताकि आप इसका अभ्यास अच्छी तरीके से कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एसएससी प्रीवियस ईयर के और भी डिक्टेशन लिखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे चैनल में डेली एक नया डिक्टेशन दिया जाता है जो कि आप लिख सकते हैं और अपने अभ्यास को निरंतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, आज तमाम सरकारें अपनी अपनी आर्थिक मुश्किलों से लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक खर्च करने और कम से कम बर्बादी की तरफ ध्यान देना होगा। उन्हें ऐसी आर्थिक नीति अपनानी होगी जिसमें कचरे से भी संसाधन तैयार किए जा सकें। ये तमाम उपाय उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आज कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, तब हमें यही संकल्प लेना होगा कि इंसानी गतिविधियां पर्यावरण को दुष्प्रभावित ना कर सके। अब इस पर विचार विमर्श करने का वक्त नहीं रहा। ज़रूरत युद्ध स्तर पर काम करने की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। सोमवार को एक बार फिर चीनी सेना के जवानों ने पूर्वी लद्दाख में हमारी एक अग्रिम चौकी के करीब आने की कोशिश की और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। नियंत्रण रेखा के दक्षिणी किनारे पर हुई यह गोलीबारी पिछले साल हुई एक खूनी झड़प की अगली कड़ी है। इस घटना से पहले वर्ष 1975 में चीन के साथ लगी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोलियां चली थीं, जिसमें चीन के सैनिकों ने असम राइफल्स के हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। इन घटनाओं से साफ है कि हमारा पड़ोसी देश लगातार हमें परख रहा है। वह यह जांचने की कोशिश कर रहा है कि हम किस हद तक अपनी सीमा की रक्षा के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि चीन से लगी हमारी उत्तरी सीमा पर हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहली वजह तो चीन की कुत्सित मंशा है। वह यह जानता है कि भारत शांति का हिमायत करने वाला देश है और बातचीत के ज़रिए ही हर एक मसले को सुलझाने की इच्छा रखता है। वर्ष 1962 में उसने इसका अनुभव भी किया है। इसलिए वह समय समय पर सीमा पर अपनी फौज की गतिविधियां बढ़ाता रहता है ताकि भारत के कुछ और इलाकों को अपने कब्जे में ले सके। उल्लेखनीय है कि सीमा के निर्धारण का काम चीन की वजह से ही अब तक नहीं हो सका है और इसी के कारण अब वह हमारे कई हिस्सों को अपना बताने लगा है। ताज़ा गोलीबारी की एक वजह विवादित सीमा क्षेत्र में भारत की मजबूत होती स्थिति भी है। दरअसल यह ऐसा इलाका है जहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं और कभी-कभी एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं। लद्दाख के इसी इलाके में पहले भी चीन ने ऐसी हरकत की थी। तब से कम ज़्यादा यहाँ उसी का दखल रहा है, परंतु हमारी विशेष सैन्य दस्ते की पिछली कार्रवाई के बाद यहाँ हमारी स्थिति मजबूत हुई है। अब चीन इसी बात से परेशान हो रहा है। वह किसी ना किसी तरह
से इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना कब्जा चाहता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह शायद भूल रहा है कि आज का भारत शुरुआती दौर से काफ़ी आगे निकल चुका है। चीन की समझ में यह भी नहीं आ रहा है कि भारत अब रक्षात्मक होने के साथ साथ आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों दिखाने लगा है। वह बेशक यह दावा करे कि अमेरिका की सह पर भारत जवाब देने लगा है, मगर हकीकत यही है कि भारत ने अपनी चीनी नीति में व्यापक बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो उस पर आर्थिक निर्भरता कम की गई, फिर सैन्य नीति में बदलाव करते हुए नियंत्रण रेखा पर निगरानी करने वाले जवानों को यह अधिकार दिया गया कि वे आत्मरक्षा में गोली भी चला सकते हैं। इससे चीन को दो तरफा चोट पहुंची है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ी धनराशि फौजी सहायता के रूप में दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान संसार के अन्य देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सभी देशों से लाभ उठा रहा है। यही मेरा सुझाव है कि यह सदन इस गंभीर विषय पर सभी प्रकार की दलगत एवं क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करे। यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इस विषय पर इस सदन को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा। हमें भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज चीन ने तिब्बत की सीमा पर बहुत बड़ी फौज लगा रखी है। वर्तमान घटनाओं से यह पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का बहुत महत्व है। महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की सबसे कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारी वर्तमान सरकार का कर्तव्य है कि सेना के हौसले को कभी गिरने ना दे और उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। महोदय, आज हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोधी राजनीतिक दल एक दूसरे के सहयोगी और पूरक होते हैं और अंततः उन सभी का उद्देश्य देश की जनता की सेवा करना ही होता है। यह प्रख्यात विद्वान ने कहा था कि लोकतंत्र की सुरक्षा और उसकी जीवंतता इसी बात से पता चलती है कि वहाँ के राजनीतिक दल किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और राष्ट्रीय हितों को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन सब का एक ही उद्देश्य होता है, जनता की सेवा करना। ऐसा करते हुए हम सभी को संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आचरण करना होगा। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।